बात करने वाले हैं एसिडिक सॉइल के बारे में। क्या होती है एसिडिक सॉइल? देखो, किसी भी सॉइल को एसिडिक तब कहा जाता है जब उसका पीएच 7 के नीचे जाए। अब यहाँ पे आपको, क्योंकि हम एसिडिक सॉइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन्स की आपको अधिकता देखने को मिलेगी। और जो बेसिक आयन्स है, जैसे कि बेसिक कैटायंस मेनली, जैसे कि कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, पोटेशियम आयन है, वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं। जैसे पीएच अगर आपका 6 से 6.5 के आसपास है तो सॉइल होती है स्लाइटली एसिडिक। अगर पीएच आपका 5.5 से 6 के बीच में है तो होती है मॉडरेटली एसिडिक। और अगर पीएच आपका 5.5 के नीचे है तो ये आपका सीवियर टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। ये एसिडिक कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो 5.5 के नीचे अगर आपका पीएच जा रहा है तो ये क्रिटिकल कंडीशन है। अब क्या क्या रीजंस हैं यहाँ पे एसिडिक सॉइल की फॉर्मेशन के? तो पहला तो ये है कि हो सकता है पेरेंट मटेरियल ही अपने आप में मतलब एसिडिक नेचर का हो, यानी कि एसिडिक रॉक की वेदरिंग से हो सकता है सॉइल की फॉर्मेशन हुई हो। जैसे कि ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, रायोलाइट है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बनने वाली सॉइल का पीएच अल्टीमेटली कम होगा। इसके अलावा एक रीज़न हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत में। क्योंकि जैसे कि अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, इससे होगा क्या, मिट्टी में प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ेगी, अल्टीमेटली एसिडिटी बढ़ेगी। नाइट्रिफिकेशन के दौरान प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो अल्टीमेटली एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कई सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई यील्डिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़मीन से जो बेसिक कैटायंस हैं उनको ले लेते हैं। अल्टीमेटली मिट्टी कैसी हो जाती है, एसिडिक। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है माइक्रोब्स के द्वारा तो आपका CO2 गैस रिलीज़ होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड से रिलीज़ होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोनिक एसिड वगैरह है ना। क्योंकि ये जो CO2 गैस रिलीज़ होती है, ये आपका पानी के साथ सॉइल में जो सॉइल वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके सीधे वीक कार्बोनिक एसिड बना लेती है। वो टूटेगा तो प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, जिससे अल्टीमेटली एसिडिटी बढ़ेगी। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे एसिडिटी बढ़ती है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से जो एटमॉस्फेयर में सल्फर की ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज हो रहे हैं, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेती हैं, और अल्टीमेटली बारिश के पानी के साथ ये सारा का सारा एसिड नीचे आता है, जिससे एसिडिक सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जब हाई प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि हैवी रेनफॉल, तो उस दौरान क्या होता है, जितने भी बेसिक कैटायन होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये सब अल्टीमेटली लीच होकर नीचे चले जाते हैं और ऊपर बचते हैं केवल और केवल प्रोटॉन और एल्यूमिनियम आयन, Al3+। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्रॉप प्लांट्स पे क्या असर पड़ता है एसिडिटी का, एसिडिक सॉइल का क्रॉप प्लांट्स पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम की अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो यहाँ पे होता ये है, जो रूट की टिप है वो थिक हो जाती है, स्टबी हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, रूट का एलोंगेशन ही इनहिबिट हो जाता है। इसके अलावा वाटर और जो दूसरे न्यूट्रिएंट है उसका अपटेक इफेक्ट होगा, है ना, अपटेक सही से नहीं हो पाएगा। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्रिंकल्ड लीव्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, क्लोरोसिस हो जाती है, जितना भी फॉलिएज है प्लांट का उस पर आपको नेक्रोटिक स्पॉट देखने को मिलेंगे। नेक्रोटिक मतलब टिश्यूज़ की डेथ के रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे जो सॉल्यूबल एल्यूमिनियम और आयरन है वो यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ बाइंड करके उसकी अवेलेबिलिटी को भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये बना लेते हैं एल्यूमिनियम या आयरन फॉस्फेट, और फिर फॉस्फोरस आपका प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं रहता। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैटायन है उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम आयन वगैरह है, जिनकी वजह से यहाँ पे सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी है वो यहाँ पे अफेक्ट होगी, और सीधे सीधे यहाँ पे क्लोरोफिल का सिंथेसिस अफेक्ट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वही अल्टीमेटली मैग्नीशियम है। इसके अलावा मॉलिब्डेनम जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता प्लांट्स के लिए, क्योंकि पीएच जैसे ही कम होगा मॉलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे जैसे जो आपके बेनिफिशियल सॉइल बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, जैसे कि नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए राइजोबियम वगैरह है। इसके अलावा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनाज है, नाइट्रोबैक्टर है, ये सब भी आपका जो है काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, इनकी भी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। और होता यह है जो फंगस है वो यहाँ पे डोमिनेंट हो जाता है।
अब प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंशन का तरीका क्या है? तो प्रिवेंशन का तरीका ये है कि जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करो उसे बैलेंस में यूज़ करो। एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। इसकी जगह आप बेसिक फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, जैसे कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है। इसके अलावा कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट और FIM यूज़ करने की, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनिक मैटर है, मिट्टी में एक बफर के तौर पे काम करेगा, pH स्टेबलाइज करेगा। जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओवर इरिगेशन वगैरह से बचो। रिक्लेमेशन के क्या तरीके हैं? तो रिक्लेमेशन के लिए आप चाहो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अमेंडमेंट है। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम की बहुत ज़बरदस्त कमी पड़ रही है मिट्टी में, तो आप यहाँ पे डोलोमाइटिक लाइम स्टोन का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हाइड्रेटेड लाइम है, क्विक लाइम है, या बेसिक स्लैग भी यूज़ करा जा सकता है। रिक्लेमेशन का मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म ये है कि जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे ऐड करोगे गीली मिट्टी में, जो एसिडिक है, इसमें होगा ये कैल्शियम डिस्प्लेस कर देगा जितना भी एक्सचेंजेबल यहाँ पे प्रोटॉन और एल्यूमिनियम आयन है। फिर जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन है वो प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे पानी और CO2 बनता है, और जो एल्यूमिनियम आयन है वो सीधे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है नॉन टॉक्सिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। सीधे रिएक्शंस आपकी यहाँ पे दे रखी हैं। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो रिक्लेमेशन आपको याद रखना स्विंग से 2 से 4 हफ्ते पहले कर लेना है, ये ध्यान रखना। और ऊपर की 15 से 20 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है उसमें अच्छे तरीके से आपको लाइम अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा लाइम की रिक्वायरमेंट ज़रूर कैलकुलेट कर लेना। ये नहीं कि आपने पता करा कि हाँ भाई मेरी मिट्टी का pH कम है, एसिडिक है, और मैं सीधे लाइम डाल दूँ। कितना डालना ये बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे पता चलेगा? सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग जब आप करवाओगे तो उसी में मेंशन रहता है कि कितना लाइम आपको डलवाना पड़ेगा। क्रॉप्स की अगर हम सुटेबिलिटी की बात करें कि कौन कौन से क्रॉप सुटेबल रहेंगे ग्रो करने के लिए, तो वो भी 3 कैटेगरी में है। एक होते हैं जो सैलेंट, जो आपका ये एसिडिटी के प्रति हाईली टॉलरेंट होते हैं, यानी कि 4.5 से 5.5 के आसपास का pH टॉलरेट कर लेंगे। एक होते हैं जो मॉडरेटली टॉलरेंट होते हैं एसिडिटी के प्रति, 5.5 से 6.5 के आसपास का pH झेल लेते हैं। और एक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और इसके लिए पहले लाइम के रिक्लेमेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे pH जो है इनके लिए 6.5 के ऊपर रखना पड़ता है। जैसे कि अल्फाल्फा है, क्लोवर है, शुगर बीट है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, अनियन है, तो इनको आप अगर लगाना चाह रहे हो एसिडिक सॉइल में तो पहले आपको लाइमिंग करनी पड़ेगी, यानी कि पहले रिक्लेमेशन ढंग से करना पड़ेगा। मेज, व्हीट, मिलेट, काउपी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, टोमेटो, चिली, कॉटन, ये सब आपके मॉडरेटली टॉलरेंट होते हैं, जो कि 5.5 से 6.5 pH के आसपास आराम से ग्रो कर जाते हैं। और हाईली टॉलरेंट जो है एसिडिटी के प्रति वो है चावल, टी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कसावा, पाइनएप्पल, इसके अलावा ओट, बकवीट। और अगर आप कोई आपसे पूछे कि एसिडिक कंडीशन के लिए सबसे बेहतरीन क्रॉप कौन सा है, तब वो आपकी चाय है, चाय और पैडी। ये ध्यान रखना, पैडी भी है और आपका टी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चाय जो है वो भी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा एसिडिक लविंग है, और साथ ही हाई एल्यूमिनियम के लेवल में आराम से टॉलरेट करके आराम से ग्रो हो जाता है। तो ये है, ये देखो ये शुगर बीट है, ये बकवीट है। बकवीट अपने आप में एक सूडो सीरियल है, ये ध्यान रखना, कूटू जिसे हम बोलते हैं। चाय का बोटेनिकल नेम बताओ? कैमिलिया चाइनेंसिस। कैमिलिया चाइनेंसिस चाय का बोटेनिकल नेम होता है। कैमिलियेसी फैमिली होती है और कैमिलिया चाइनेंसिस का बोटेनिकल नेम होता है। खैर वो अलग बात है। ये इस तरीके के देखो कट्टे आते हैं, एग्रीकल्चर वाला जो लाइम वगैरह रहता है ना, उसके 50-50 किलो के इस तरीके के आपको कट्टे मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर लाइम पाउडर, हाइड्रेटेड लाइम पाउडर, इस तरीके से। जैसे ये देखो डोलोमाइट है, एग्रीकल्चर लाइम, ये देखो ये है। इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है ये। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रूट नोड्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है रूट नोड्यूल है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। इसके अलावा ये क्रिंकल्ड लीव्स आपने देखी भी होंगी।
तो ये मेरे लिए हो जाता है मैग्नीज की कमी की वजह से, मतलब सॉरी मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से, ध्यान रखना। ये क्लोरोसिस है, क्लोरोसिस हो गई, इसके अलावा आपका क्रिंकल्ड लीव्स हो गई, इसके अलावा जो नेक्रोटिक स्पॉट हमें फॉलिएज में देखने को मिलते हैं टिश्यूज़ की डेथ के रिलेटेड, ये सब आपका यहाँ पे मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यूरिया जो किसान लेके आता है वो इस तरीके से मिलता है। एक्चुअल कीमत यूरिया की एक बोरे की बहुत ज़्यादा होती है, 1553। वो तो सब्सिडी वगैरह लग के किसान को केवल 267 रुपये में एक बोरी मिल जाती है। ये रियोलेट है, ये इस तरीके की होती है एसिडिक सॉइल, काफ़ी डार्क से कलर की। ये सैंड स्टोन है, ये ग्रेनाइट है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है इसमें।